सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे कि आपको पता है पिछली वीडियोस में तसलसल चल रहा है पेशाब की रुकावट और पेशाब के मसाइल पर। तो पहली वीडियोस में आपने गुर्दों के मसाइल जो पथरी वगैरह थे उनके ऊपर मैंने ब्रीफ आपको समझाने की कोशिश की है। तो अब जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे माशरे में मर्दों में ये मसला चलता है वो है गदूद। तो गदूद को मैं जो भी जितना आम ज़बान में समझा सकता हूँ वो मैं कोशिश करूँगा आपके सामने रखने की। जो गदूद है उसमें तीन चीज़ें जो मेजर मसाइल हो जाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्रोस्टेट उसको वैसे हम मेडिकल ज़बान में कहते हैं और आम ज़बान जो यूज़ होती है मरीज़ों के साथ वो गदूद होता है। तो गदूद का एक पहले आम जो चीज़ है वो ये है कि उसका साइज़ बढ़ जाता है। दूसरा ये होता है कि उसकी सोजश हो जाती है। इन दोनों में फ़र्क है। इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको सोजश कहते हैं, वैसे साइज़ बढ़ जाए तो उसको वैसे बढ़ा हुआ कहते हैं। और फिर तीसरी मोस्ट कॉमन चीज़ जो मर्दों में जो सबसे कॉमन कैंसर है वो प्रोस्टेट कैंसर मतलब कि गदूदों का कैंसर है। तो इन तीनों चीज़ों को मैं ब्रीफली आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। सबसे पहले ये तीनों जो चीज़ें मैंने बताई हैं इसकी जो मोस्ट कॉमन अलामात मर्दों के ऊपर आती हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि एक तो रुकावट वाली हो जाती हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव रुकावट वाली हो जाती हैं, और एक इरिटेटिव हम उसको डिवाइड करते हैं। वो ये होता है कि पेशेंट जिससे तंग होता है बार बार। तो जब गदूदों रुकावट पैदा करती हैं तो फिर क्या होता है कि आपको पेशाब करने में झिझकाहट उसको होती है, देर से आता है, बहुत जोर लगाना पड़ता है क्योंकि मसाना खाली नहीं हो रहा होता, तो फिर जोर लगाना पड़ता है। तो मसाना खाली नहीं हो रहा होता, ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर क्या होता है कि पेशाब कतरा कतरा गिरता रहता है, ये भी इसकी अलामत में से है। बहुत दर्द होता है पेशाब करते वक्त, और छोटे पेशाब का जो इन्फेक्शन है जिसको हम आम ज़बान में रेशा डलना कहते हैं वो भी इसकी वजह से बार बार होता है। इसी तरह जो इरिटेट पेशेंट को बार बार तंग करती हैं चीज़ें वो क्या है, क्योंकि जब मसाना बार बार खाली नहीं होता, जब पेशाब इंसान करता है और मसाना खाली नहीं हो रहा होता तो फिर वो जल्दी दोबारा पेशाब करने की उसको हाजत हो जाती है, तो बार बार पेशाब करता है। तो जाहिर सी बात है जब बार बार जाना पड़ता है तो मरीज बड़ा परेशान होता है। फिर उसकी रात को उसको बहुत ज़्यादा उठना पड़ता है पेशाब करने के लिए, उसको दर्द होता है, कतरे गिरते जब रहते हैं उससे भी वो तंग होता है। तो ये मरीज के लिए परेशान कुन हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम ये मैंने जनरल अलामात बता दी हैं, जब साइज बढ़ता है गदूद का साइज बढ़ता है तो वो फिर क्या होता है, दर्द जो है वो उसको सिर्फ साइज बढ़ने से नहीं होगा, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। सिर्फ अगर साइज बढ़ा हुआ है और गदूद किसी किस्म की पेशाब में रुकावट नहीं पैदा कर रही तो दर्द नहीं होगा। तो सिर्फ अगर साइज एक लिमिटेड हद तक बढ़ा हुआ है तो मैं आगे जाके उसकी मैनेजमेंट बताऊंगा, बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हम इसी तरह बगैर ऑपरेशन और बगैर उस चीज़ों से भी हम कवर कर सकते हैं। हर गदूद बड़े हुए के लिए ऑपरेशन ज़रूरी नहीं है। ठीक है। फिर जो है मेजर मसला कि जब रुकावट हो जाती है, जब रुकावट होती है तो फिर हमें उसको रेफरल केस भी है, उसकी सर्जरी भी करनी चाहिए, वो मैं आपको आगे गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो जो होती है सोजश में क्या होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो मरीज को फिर साथ में बुखार होता है, दर्द भी होता है, तकलीफ भी होती है जो कि सिर्फ साइज बढ़ने से इतनी नहीं थी। ठीक है। और जब खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाए, उसके कैंसर वाली सिचुएशन बन जाए, वो कैंसर हो गदूद, तो उसकी मैं पहले बता चुका हूँ कि मर्दों में सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो ये गदूदों का कैंसर है जो मर्दों के अंदर होता है। ये 55 इयर्स के ऊपर जाके मर्दों में इसके चांसेस बढ़ जाते हैं, वेट गिरने लग जाता है, वजन मतलब कम होने लग जाता है। अमूमन तमाम कैंसर्स में ही कम होता है तो इसमें भी कम होने लग जाता है। बड़ी जो ना भी इसके रिलेटेड पेन्स हो वो होने लग जाती हैं, जिस्म में दर्द, मतलब कमर में खास तौर पे दर्द होने लग जाता है, इन्फेक्शन बार बार रहता है पेशाब का, और बहुत सारे मसाइल इसमें फिर होने लग जाते हैं। ये ब्रीफ मैंने आपको बताया है कि अलामात किस तरह से होती हैं। फिर हम इसको बेसिकली किस तरह इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, या आपको
علامات ہو گئی ہیں، آپ کو پتہ چل گیا کہ دودھ کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو آپ نے اس کو کس طرح لے کے جانا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمارے عام روٹین میں الٹرا ساؤنڈ سب سے پہلے چل رہا ہے، لیکن الٹرا ساؤنڈ سے پہلے کیونکہ ایگزامینیشن آتی ہے جو ڈاکٹر نے خود چیک کرنا ہوتا ہے، تو جب خود چیک کرنا ہوتا ہے تو کئی دفعہ ہمیں پخانے کے راستے فنگر ڈال کے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے، تو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہ چیک کیا جائے جبکہ کینسر کا ایک خون کا ٹیسٹ پی ایس سے اس کو کہتے ہیں، جب تک وہ نہ ہو جائے تو ہم اس کو ٹچ نہیں کرتے، کیونکہ اگر وہ ٹچ کریں اور خدا نہ خواستہ کینسر ہو تو وہ اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ تو سب سے پہلا ٹیسٹ ایگزامینیشن کرتے وقت اگر کوئی ڈاکٹرز یا جو صحیح ایگزامینیشن کر رہے ہیں تو پھر سب سے پہلا ٹیسٹ تو پی ایس سے بنتا ہے، تاکہ اس میں آپ کو کنفرم ہو جائے کہ کیا وہ مارکر کینسر کے لیے زیادہ ہے یا نہیں۔ اگر زیادہ ہے تو پھر اس کی مینجمنٹ ڈفرینٹ ہے، اس کا طریقہ کار ڈفرینٹ ہے۔ دوسرا ہے الٹرا ساؤنڈ۔ جب آپ الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ آپ کا سائز زیادہ ہے، تھک ہے، انفلیمیشن بھی اس میں نظر آ جاتی ہے، سائز بڑا ہوا بھی نظر آ جاتا ہے، یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کیا وہ پیشاب میں رکاوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، اور کس حد تک کر رہا ہے، مثانے تک کر رہا ہے یا اوپر گردوں تک اس کا اثر پہنچ چکا ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے، امید ہے کہ آپ کو ان ویڈیو سے کچھ نہ کچھ ضرور فائدہ ہو رہا ہوگا، سیکھنے کا، اپنی بیماری کو سمجھنے کا طریقہ آ رہا ہوگا، سمجھ رہے ہوں گے، تو مجھے یقین ہے انشاءاللہ اور بھی ویڈیوز آئیں گی۔ تقریباً میں کوشش کروں گا کہ جتنی موسٹ کامن چیزیں ہیں وہ میں آہستہ آہستہ آپ کو بتاتا جاؤں تاکہ آپ کو سمجھ آنا آسان ہو جائے، آپ اپنی بیماریاں، اپنے فیملی کی بیماریاں، اپنے ارد گرد لوگوں کو مدد کر سکیں اور صحیح علاج کروا سکیں۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔